मतलब किसी की तो मेमोरी है स्टोर्ड, पापा करेंगे तो नहीं है, तो वो वननेस है, वो शून्य है। लेकिन और कोई टच करेगा या और कोई प्रेस करेगा और कुछ ट्रिगर होगा, तो इसका मतलब वो वननेस में नहीं है। तो हमारी हर सेल्यूलर एक्टिविटी वननेस में होनी चाहिए। कोई फूड का क्रेविंग है, कोई फूड को एवर्शन है, तो वो भी वननेस नहीं है। मतलब ये खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो मैं बिल्कुल कभी हाथ भी ना लगाऊं, मतलब वो वननेस नहीं है। इज इट राइट? तो हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी देखते हैं कि आपका शनि एकदम लो का है या आपका राहु नीच का है, तो इसका मतलब वो हमारे साथ वननेस में नहीं है, तभी वो हमें तकलीफ दे रहा है। इज राइट? प्लानिट में भी ऐसा है कि हमारा कोई एक डोमिनेटिंग प्लानिट है, कि सपोज मेरा ईथर प्लानिट डोमिनेटिंग है, तो मुझे अगर कोई बोलेगा ना कि 10 घंटे तक मेडिटेशन करो, तो मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ईथर में हीलिंग आता है, एयर में मेडिटेशन आता है। इज इट राइट? तो मुझे फिर कैसे ना एयर के साथ वननेस में आने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। चाहे तो मैं ये सिंबल्स की प्रैक्टिस करूं, और चाहे तो मैं एक्चुअल मेडिटेशन करके वो अपनी पैटर्न को तोड़ूं कि मैं बैठ नहीं सकता हूं। इज राइट? अगर सपोज कोई मुझे बोले कि ये कैलकुलेशन करो, ये बिजनेस करो, मैं बोलूँगा ये नहीं, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज वो फायर एलिमेंट मेरे में नहीं है। तो मुझे मतलब वो फायर के साथ वननेस नहीं है। तो जब मैं वो बिज़नेस कुछ करूँगा अटेम्प्ट या कुछ कैलकुलेशन करूँगा, और जब मुझे लगा अरे वाह मैं तो इसमें परफेक्ट हो गया, इसका मतलब मैं उसमें वननेस आया। तो आपका हर वो रेजिस्टेंस जो आपको विदाउट मतलब जो आपको तकलीफ दे रहा है, दैट शुड कम इनटू वननेस। इज इट राइट? बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब कहीं तो प्लस है, कहीं तो माइनस है आपका। कोई बोलता है मुझे इस चीज़ से फियर है, तो वो वननेस नहीं है उसके साथ। चाहे वो एनिमल फियर है, ड्राइविंग फियर है, या वाटर फियर है, फोबिया है, कुछ भी है, मतलब उसके साथ वननेस नहीं है आपका। तो 24 आवर्स में ना, रात को सोने से पहले ना ये देख लेना कि आज पूरे दिन में मुझे कौन सी चीज़ में एक्सट्रीम अच्छा लगा या एक्सट्रीम बुरा लगा। तो मे बी ट्राई करो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए वो एक टारगेट डाल दो कि आने वाले 24 घंटे के लिए मैं उसको वननेस की प्रैक्टिस करनी है मुझे आने वाले। फिर वापस रात को सोने से पहले देख लो कि आज तकलीफ एकदम ही नहीं हुई या थोड़ी कम हुई, तो फिर वापस 24 आवर्स के लिए वो टारगेट डाल दो। इज इट राइट? तो आपके अंदर ना एक एक्सरसाइज आएगी। जैसे हम देखते ना, अरे आज मेरा वर्कआउट कम हुआ, आज मेरी थोड़ी वॉकिंग कम हुई, तो शायद मेरी कैलोरी कम बर्न हुई, तो मतलब नेक्स्ट डे हम थोड़ा एक्स्ट्रा वॉक करते हैं, एक्स्ट्रा माइलेज कवर करते हैं। इज राइट? तो ये चीज़ समझनी है कि वननेस की ना आपको एक डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई हफ्ते में, जैसे हम साइकिक सर्जरी बोलते हैं हफ्ते में 2 दिन करो, या PLR हम बोलते हैं 3 महीने में एक बार करो, ऐसा नहीं है। वो डे टू डे हर चीज़ का वननेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ का आपको लगता है बस मुझे ये दिया जलाना बहुत अच्छा लगता है, तो दिन में 5-6 दिया जलाता हूँ, तो एक्सट्रीम वाला एक अटैचमेंट है। तो नेक्स्ट डे देख सको कि अगर दिया नहीं जलता है, यू शुडंट गेट अफेक्टेड। इज राइट? मुझे इसी व्हीकल में जाना पसंद आता है, मुझे ऑटो में बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मुझे ऐसा होता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मुझे ओला उबर में पसंद नहीं आता है, वहाँ पे ना उनके AC ख़राब होते हैं, सफोकेशन होता है। ये चीज़ें जो हम अच्छी बुरी बोलते हैं ना, ये एक्चुअली वननेस वाली नहीं है। जिस एडजस्ट, हाँ, मतलब पहले एडजस्ट करो, फिर उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसको डिसॉल्व करो। और इसलिए एक्सेप्ट और एडजस्ट है ना, देखो एडजस्टमेंट बॉडी का होता है, एक्सेप्टेंस माइंड का होता है। समझ में कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं ना, ये इतनी जगह है, इतनी जगह में आप एडजस्ट कर लो एक दूसरे को, तो वो बॉडी का एडजस्टमेंट हुआ। जैसे छोटे छोटे घर होते हैं तो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। इज राइट? एक्सेप्टेंस मतलब अंदर का एक्सेप्टेंस है, वो बॉडी के नहीं बात कर रहा हूँ। वो एक्सेप्टेंस मतलब हार्ट का एक्सेप्टेंस है, माइंड का एक्सेप्टेंस है। चलो तेरी सोच मैंने एक्सेप्ट कर ली, चलो तेरी आइडिया मैंने एक्सेप्ट कर ली। इज राइट? तेरा ये बिहेवियर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो एक बिहेवियर पैटर्न है हम सबका। राइट? तो जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है मतलब वो वननेस में नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हर छोटी और बड़ी चीज़ जब तक वो वननेस में नहीं आएगी ना, तब तक एक्चुअली हम उसके लिए टॉर्चर्ड होते रहेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना। कभी पेरेंट्स के रिलेशनशिप में, कभी हमारे रिलेटिव्स में, कभी फ्रेंड सर्कल में, कहीं कोई प्रोफेसर के साथ, कहीं पे भी आप देखना इसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आप वननेस में नहीं है करके। जो भी चीज़ आपको इरिटेट कर रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, मतलब आप वननेस में नहीं है। जो भी चीज़ का आप क्रेविंग कर रहे हो, अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हो, मतलब वो वननेस में नहीं है।
आप बोलते हैं भाई इससे तो मैं दूर रहूँ यही बेटर है, मतलब वो वननेस नहीं है। मुझे तो इसी के साथ रहना है बस, और किसी के साथ नहीं रहे, ये भी वननेस नहीं है, बिकॉज कल ये नहीं रहेगा तो, राइट। अब वननेस की थियरी में ना दो चीज़ें समझ लो, दो थियरी है। एक थियरी ये होती है कि जो इंसान के साथ हमारी नहीं बनती उसके साथ बनना शुरू हो, दिस इज़ वननेस, इज इट राइट। दूसरी एक थियरी है कि जो इंसान के साथ हमारी नहीं बनती हम उससे दूर रहें और हम एक गॉड की लाइट को इमेजिन करें कि ये बंदा वो उसका रोल अदा कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि स्पिरिचुअल सेंटर्स में नॉर्मली ये बोलते हैं कि अगर आपकी इसके साथ नहीं बनती ना तो ये सोचो ये गॉड ही आपका है। जैसे लोग कान्हा से शादी करते, कृष्ण से शादी करते, ये एक रिप्लेसमेंट ही है कि नहीं है ना। राजयोग में बोलते भाई शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है, पिता भी वो है, पति भी वो ही है, ऐसे बोलते। तो दिस इज अ रिप्लेसमेंट, दिस इज नॉट एक्चुअली कि वो पर्सन से आपका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए आप किसी को ना एक इल्यूशनरी क्रिएट करते हो। बट एक्चुअल में कोई भी इंसान आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं अब तो मेरा वही पति है और वही मेरा पिता है। तो क्या होता है ना, ये आपने अपने माइंड में ना उसको एस्ट्रली फिट किया है, बिकॉज फिजिकली आप उसको फिट नहीं कर पा रहे हो, कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये तब करना चाहिए जब आपको लगता है मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के साथ एडजस्ट कर पाऊँ। तो एक्चुअली ये वननेस के कॉन्सेप्ट में ना कभी आपको ऐसा इल्यूजनरी रिप्लेसमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप उस बंदे से ही धीरे 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 एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, बिकॉज वो सिम्बल्स ही उसको डिसॉल्व करेंगे। यस, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, देखो दो चीज़ें हैं कि पहले जब आप करुणा हीलिंग से ऐसे बंदे के साथ हीलिंग करते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, खुद की हीलिंग करते हो तो आप सेंटर पे आ जाते हो, उसके लिए आप हार्ट से उसके लिए ओपन हो जाते हो। सेंटर पे आने के बाद आपके पास अब फ्री विल आ गया, अब आपको उसके साथ रिलेशनशिप रखना है या ना रखना है। नहीं रखना है बिकॉज ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर रखना है तो भी वो फ्री विल के साथ आपको कुछ टॉर्चर नहीं करने वाला, कोई तकलीफ नहीं देने वाला, राइट। मेरे स्टेप मदर के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ख़राब था। मैं छोटा था तब मैं सोचता था बड़ा होने के बाद ऐसा बदला लूँगा, ऐसा बदला लूँगा ना, वो भी याद रखेगी। जैसे मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आया तब तक तो मेरे दिमाग में वही था, राइट। लेकिन जब स्पिरिचुअल फील्ड में आने के बाद मैंने उनको हील किया करुणा से, तो मेरा पूरा एक्सेप्टेंस आ गया, तो मैं फ्री विल में आ गया। फ्री विल में आने के बाद मैंने डिसीजन किया कि भले मैं कम मिलूँगा लेकिन जब भी मिलूँगा बहुत प्यार से मिलूँगा। फिर मेरा जो स्टेप ब्रदर था उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, बिकॉज मेरा स्टेप मदर के साथ अच्छा हो गया। और उसके अभी कोविड में जब मैरिज हुआ तो पूरा मतलब मैंने ही उसका सब कुछ ख्याल किया। मतलब आप सोचो वो कितना वननेस वाला रिलेशनशिप आ गया हमारा, स्टेप मदर के साथ भी हो गया, स्टेप ब्रदर के साथ भी हो गया। अभी भी उसको बेबी बॉर्न हुआ लास्ट वीक, तो वो मुझे ही मैसेज कर रहा है कि उदय भाई मैं क्या नाम रखूँ मेरे बच्चे का। मतलब इतना हमारा रिलेशनशिप हो गया। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक थियरी समझाता हूँ क्वांटम फिजिक्स की। उसको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी हमारे अंदर साइलेंट मेमोरी है, क्वांटम मेमोरीज है जो पैसिव है और उसके अंदर वो एक्टिव है। तो हमें वो एक्टिव मेमोरी वाला को हम ब्लेम करते हैं। जैसे मेरे अंदर एक साइलेंट एंगर है, इनके अंदर एक्टिव एंगर है। मैं इनका गुस्सा देखूंगा, मैं बोलूँगा देखा बात बात में गुस्सा होता है, बात बात में गुस्सा होता है, बात बात में मेरे पे चिढ़ता है, लेकिन मेरे अंदर साइलेंट एंगर है। ये साइलेंट एंगर इनको ना एक्टिव ट्रिगर कर रहा है। ये एक्सप्रेसिव है, ये दबाते नहीं है, ये बोल देते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते ये बंदा नेगेटिव है मेरे लिए, हम ये बोल सकते अभी तक मैं इसके साथ वननेस में नहीं आई। अब आपको देखो बात अलग बोलनी पड़ेगी। तो किसी को भी ऐसे फ्रेम मत करो, किसी को भी मतलब ऐसे माइंड में एंकरिंग मत करो कि वो बंदा गलत है अभी भी मेरे लाइफ में। परसेप्शन। और आप अभी जब वननेस के सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, जब अब तक करुणा की कर रहे थे तो करुणा की क्या मैंने बताया ना, वो सेंटर पे लेके आ रहा था, हार्ट चक्र पे लेके आ रहा था। अब ये वननेस वाला आपको क्राउन चक्र पे लेके आएगा। जब क्राउन चक्र से एक बर्ड व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा यार भगवान ने तो इसको पैदा किया, अगर ये गलत होता तो भगवान इसको पैदा क्यों करता। तो मैं वही कहा ना, अभी तक हमारा वननेस नहीं है, मतलब हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू खुद के ऊपर सिंबल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका सैक्रल चक्र है जहाँ पे प्रेजेंट लाइफ की उसके साथ इमोशनल मेमोरीज है, उसको हील करनी पड़ेगी आपको, इज राइट। क्योंकि कल वो बंदा वापस किसी न किसी फॉर्म में आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, शिवा जब तक कोई चीज़ शून्य नहीं होती ना, वो आपको बार बार मिलाता है। इसलिए फिर वो आपको, क्योंकि सी अफेक्ट या तो दोनों होते हैं और या अफेक्ट एक आदमी होता है, लेकिन जो आदमी उसको एक्नॉलेज करता है ना,
उसको ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज आप ज़्यादा अवेयर हो, वो अवेयर नहीं है। तो मैक्सिमम लोग तो ना अनअवेयरनेस के साथ फाइट करते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। नहीं, वो तो देखो पूरी दुनिया करेगी, वो तो पूरी दुनिया करेगी। देखो गिल्ट डालने के लिए तो कैसा ना, हर आदमी ब्लेम करने के लिए बैठा हुआ ही है करके, इज इट राइट? बट एनी हाउ, जैसे अभी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, कोई हमें धक्का मारता है, हम सोचते ये क्यों मार रहा है, बोलते भाई तुम्हारे वजह से भीड़ हो रही है। हम तो अभी आए हैं ना, मंदिर तो पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहता है, लेकिन पुजारी को एक ब्लेम करना होता है, भाई तुम्हारे वजह से देखो भीड़ होगा, जल्दी निकलो बाहर, तुम बाहर निकलोगे तो रश कम होगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो वो हमें गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। वो करेगा ना, बिकॉज अभी भी क्वांटम मेमोरीज है ना। मैं यही बोलता हूँ, कर्म क्लियर नहीं हुआ, ये आप अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हो कि अब मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है। फोर्स इसलिए वो तो करने ही वाला है, वो तो करने ही वाला है ना, बिकॉज उसको भी तो न्यूट्रल करना है ना। कोई आदमी आपकी लाइफ में बार बार आएगा क्यों? क्योंकि उसको भी तो शून्य करना है, उसको भी तो कर्म न्यूट्रलाइज करना है। नहीं, सी मैंने कहा ना, सी इट्स ऑलवेज अ ऑप्शन, डील और हील, राइट? अदरवाइज डील विथ हीलिंग, ये भी हो सकता है। आपका पास दो ऑप्शन है। अगर आप उससे पूरी तरह से अलग रह सकते हो तो आप उसको बोल दो भाई अब मुझे आपके साथ कोई नहीं, लेकिन बोलने के बाद भी 21 डेज आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। समझ में कि नहीं? अभी मैं सपोज इनको बताऊंगा कि भाई आप मेरे से दूर हो जाओ, तो ये बोलेंगे ठीक है, अब आपको मैं पसंद नहीं तो मैं दूर हो जाता हूँ, लेकिन फिर 21 डेज मुझे इनको हीलिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज मैंने फोर्सिफुली इनको दूर हटाया। ये तो अप्रोच करना चाहते थे, मतलब अभी भी कुछ तो है कि नहीं, राइट? अगर कोई मेरे बिल में पास्ट मंथ का भी एक बिल आ जाता है और मैं देखता हूँ कि सही में मैंने पे नहीं किया, तो मैं बोलूँगा यार ये महीने में रहने दो, मैं नेक्स्ट मंथ में पे करूँगा। तो इसका मतलब है तो सही, मेरे ही कर्म के अकाउंट में है तो सही वो, इज इट राइट? इसलिए हम इतने रिग्रेशंस क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है कि रिग्रेशन में बहुत हीलिंग फास्ट हो जाती है, बिकॉज हम सोल टू सोल फॉरगिवनेस करते हैं। अभी तो कैसा है, कॉन्शियसली बोलते हैं मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू मुझे माफ़ कर, ये तो कॉन्शियस लेवल पे हो गया, राइट? साइकिक सर्जरी सब कॉन्शियस लेवल पे हो गया, करुणा हीलिंग अनकॉन्शियस लेवल पे हो गया, और PLR तो पूरा सोल लेवल पे होता है। और जब आप वननेस के सिंबल यूज करते हो तो एक्चुअली वननेस के सिंबल उसके सोल में भी जाते हैं, और वो फिर आपको एक ही नज़र से देखेगा और आप भी उसको एक ही नज़र से देखोगे। ये देखो, ये डिफरेंस आ गया। आप हर लेवल पे ना नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, हर लेवल पे हीलिंग एक नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगी। तो गॉड, आपने ये चीज़ अच्छी से की तभी तो गॉड ने ये चीज़ आपको दी। कोई आदमी स्कूल में अच्छी पढ़ाई करता है तब तो कॉलेज जाता है, कॉलेज में अच्छा करेगा तो ही पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा, है ना? तो हमें भी कैसा है ना, ऊपर वाला कहता है चल तुझे ये कुछ रह गया ना, तो ये तेरे को नेक्स्ट लेवल में मिलेगा, इसका रिजल्ट तुझे जो बचा है वो नेक्स्ट लेवल पे मिलेगा, इज राइट? जैसे 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन होता है कि जैसे कैमरे का मेगापिक्सल है, वो कहते नहीं 13 से 14 में तेरे को नेक्स्ट लेवल का कैमरा मिलेगा, 14 से 15 में नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। तो हमारी डिमांड है, नेचर उसको सप्लाई करता है, लेकिन आप सप्लाई के साथ रेजोनेंस में होने चाहिए। आप बोलेंगे नहीं मैंने बहुत ट्राई किया, अब मुझे और कोई नया ट्राई नहीं करना है, तो आप तो अटक गए, आपको तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना फाइनेंशियल मिलेगा, ना रिलेशनशिप में मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं 2 डॉक्टर के पास जाऊंगा और मेरा इलाज नहीं होएगा, मैं सोचूंगा आके मैं किसी को दिखाऊंगा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये बीमारी के साथ ही मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन सही में मर जाओगे, कौन आपको रोकने वाला है? फिर नेक्स्ट लाइफ में उसी बीमारी के साथ पैदा होगे, फिर आप क्या करोगे? किसी लाइफ में तो उसको शून्य करके ही जाना पड़ेगा करके, राइट? लोग सोचो ना, हिंदू माइथोलॉजी में मरने के बाद भी अगर वो एशेष को गंगा में डालते हैं, मतलब किधर ना किधर पंडित के दिमाग में क्लियर था कि मरने के बाद भी इस ऐश में तो मेमोरी है, तो चलो ऐश की मेमोरी तो गंगा में डाल के आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, एक वननेस लाया, लेकिन जो सोल इवेपोरेट होके एक मेमोरी लेके जा रही है वो तो ये ऐश में इवेपोरेट नहीं हुआ। खुद के एलिमेंट पे डालो। अभी आपका मणिपुर चक्र है, इट इज रिलेटेड टू फायर एलिमेंट, आप मणिपुर चक्र पे डालो। जो एलिमेंट से आपको लगता है ना मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब उस एलिमेंट के रिलेटेड मुझे डालना पड़ेगा। बिकॉज क्या है, आपकी जो एक एंटी एनर्जी है, वो एंटी एनर्जी आपको ही रोक रही है आगे ये प्रोसीजर नहीं करे। मतलब ये आपके अंदर एक पॉजिटिव फायर है, एक स्पिरिट की पर्सनालिटी है, नेगेटिव फायर।
जो नेगेटिव फायर है ना वो कभी अलाउ नहीं करेगी कि भाई पॉजिटिव फायर एक्टिवेट हो, जैसे दिया हो, आरती हो, मुने की हो, वो करनी नहीं देगी। वो हर फॉर्म में इलेक्ट्रिकल, मतलब अब लाइट चली जाएगी, ये हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि वो जो नेगेटिव फायर है ना वो अपने कंफर्ट में रहने के लिए आपको तोड़ती है। इज इट राइट? जैसा कोविड था ना, वो नेगेटिव एयर एलिमेंट था, वो आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को तोड़ रहा था। इज इट राइट? तो जो भी अपोजिट एलिमेंट की एनर्जी को एक्टिवेट करता है ना, हमको वननेस के सिंबल यूज करने। पहले करुणा सिंबल करके कंपैशनेट रखो कि भाई मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट एनर्जी। एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर वननेस के सिंबल डालो। बिकॉज ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट करने का बाद आप उसको छोड़ दो, अब उसकी जो 360 डिग्री एक्टिविटी है उस नेगेटिव एनर्जी की, वो सारी 360 डिग्री को एक्सेप्ट होना चाहिए, सिर्फ फायर वाली नहीं। बिकॉज वो स्पिरिट तो और भी कुछ कर रही है, वो नेगेटिव एनर्जी और भी कुछ, कहीं आपके फाइनेंस ब्लॉक कर रही है, कहीं आपका जॉब ब्लॉक कर रहा है, कहीं रिलेशनशिप ब्लॉक कर रहा है, कहीं आपको घर में आपके झगड़े लगा रहा है, कुछ तो वो एनर्जी अलग अलग तरीके से कर रही है कि नहीं। सिर्फ इतना नहीं कि वो फायर वाली को ही मैं डिसॉल्व करूँ, हमको वो हर एस्पेक्ट को डिसॉल्व करना है। इज इट क्लियर? क्योंकि वो क्या करेगी ना, आपको हार्म करने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। आपके घर में झगड़े भी लगाएगी, आग लगाएगी, आपके थ्रू कुछ ना कुछ गलत भी काम करवाएगी। इज इट राइट? क्योंकि फिर कैसा है, जब आप कुछ गलत करोगे ना तो आप उसकी लूप साइकिल में आ जाओगे और लोग आपको है ना ब्लेम करेंगे, देख ये तूने गलत किया, ये तूने गलत किया। आप सोचोगे मेरे से कैसे गलती हो गई, मुझे तो करनी नहीं थी। लेकिन वो स्पिरिट चाहती है कि किसी भी तरह से आप फंस जाओ और आप उस लूप साइकिल में रहो। राइट? इसलिए लोग के रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग स्मोकिंग करते हैं, या लोग जुआ खेलते हैं, कैसीनो में जाते हैं, ड्रिंक लेते हैं। बिकॉज ये एनर्जीज है ना आपको ऐसे चीज़ में उलझा देगी, ऐसे एडिक्टेड कर लेगी कि आप बाहर ही नहीं आ पाओगे। फिर आप क्या करोगे? तो स्पिरिट क्या सोचती है, चलो मेरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ना ये सपोर्ट कर रहे हैं और उसको अपनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, मतलब पोटेंशियलिटी बढ़ानी है। इज इट राइट? तो हम लोग कैसे धीरे धीरे वो बीमारी तक चले जाते हैं, वो डिवोर्स तक चले जाते हैं, वो मतलब नर्वस ब्रेकडाउन तक चले जाते हैं, हमारा ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो हम सोचते हैं ये इतना संत आदमी, इतना सीधा आदमी, ये एक्सट्रीम नेगेटिव पे कैसे पहुंच गया। नहीं, ये कैसा है ना कि हमारी सोच ही एक स्पिरिट है। हमारी सोच कैसी स्पिरिट है, हम बोलते हैं ना यार भाई तेरे में क्या स्पिरिट है, तूने कितनी अच्छी स्पोर्ट्स खेली, ये भी तो एक स्पिरिट ही है कि नहीं। इज इट राइट? तो वो जो एक संस्कार भी है ना, बिलीफ सिस्टम भी, वो भी एक स्पिरिट है। वो कुछ तो करवा रही है हमको, वो बोल रही है ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, मतलब वननेस में नहीं है अभी वो। राइट? तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाहर की कोई स्पिरिट है, हमारे अंदर एक स्पिरिट पर्सनालिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे साइकेट्रिस्ट कहते तो बोलते हैं ना ये सिजोफ्रेनिक है, तो सिजोफ्रेनिक वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि एक इंसान के अंदर दो पर्सनालिटी है, वो ऐसे मानते हैं। लेकिन हम बोलते हैं एक इंसान के अंदर बहुत पर्सनालिटीज़ है और हर पर्सनालिटी ना अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उसको जज करता है, तो वो वननेस में नहीं है। इज राइट? मैं सोचूंगा वो आदमी ये क्या जुआ खेल रहा है, मतलब मेरे अंदर वो वननेस नहीं है, वो उस जुए को एक्सेप्ट नहीं किया। इज राइट? तो हमारा अच्छा बुरा सोचना ये हमारे अंदर की स्पिरिट का एक बिलीफ सिस्टम है। सामने वाले को तो वो एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए तो वो सही है, तो हमको ना उसको सुधारना है ना उसको पॉइंट करना है। वो काल है, वो काल है। काल का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊं कि जब सामने वाले की वेव ऊपर थी हम उसको मिले, जब सामने वाले की वेव नीचे गई, कोई डार्क लेसन सीखने का टाइम आ गया, तब हमें लगता है ये बंदा नेगेटिव है। एक्चुअली उसका सीखने का टाइम आ गया है। हम ऐसे करें कि वो स्ट्रेट लाइन, जैसे कल मैंने टॉक में बोला ना, किसी भी चीज़ को ना स्ट्रेट लाइन से देखो। आप ऊपर की वेव से अटैच थे और जब वो वेव नीचे गई तो आपको गिल्ट हो रहा है, यार मैंने इस बंदे के साथ कैसे रिलेशनशिप रखा, ये तो बंदा इतना नेगेटिव है। लेकिन उसका तो वेव है, आपका भी वेव है। कुछ चीज़ें आपकी अच्छी थी, अब कुछ चीज़ें आपकी बुरी हो गई। तो जितना जज हम लोगों को करते इतना जज लोग हमें करेंगे, बिकॉज आपकी भी तो वेव फॉर्म चलती रहेगी। स्ट्रेट लाइन तो आप भी नहीं हो, स्ट्रेट तो मैं भी नहीं हूँ, स्ट्रेट तो ये नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि पहले एक्सेप्ट करो कि उसके डाउनफॉल को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया,
फिर वननेस में आओ कि उसके कितने भी डाउन या कितने भी अप रहेंगे ना, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको अप भी नहीं समझूंगा, डाउन भी नहीं समझूंगा। हम उसके लिए स्टेटमेंट भी नहीं करेंगे और उसको जज भी नहीं करेंगे। समत्व भाव की बात। हाँ, समत्व भाव की बात। एग्जैक्टली ना, बिकॉज ये क्या कैसा होना, ये होलिस्टिक अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, मतलब माइंड बॉडी सोल लेवल पे ना हमने उसको कबूल कर लिया कि भगवान ने इसको जैसा बनाया उसको एक्सेप्ट कर लिया करके। इज राइट? अभी देखो ना, कोई भी पिक्चर की शूटिंग में कोई विलन बनता है, कोई हीरो बनता है, एंड ऑफ द बीच में ब्रेक में चाय साथ में पीते, खाना साथ में खाते और गाड़ी में साथ में जाते, घर पे जाके और ड्रिंक साथ में लेते। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया भाई इसको एक रोल मिला था और इसने निभा लिया। हम ही हैं जो ये उलझ जाते हैं कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, उस काल का ये किरदार निभा रहा है। काल, काल समझ रहे हो ना, समय का काल है ना। तो इसलिए हम काल भैरव क्यों बोलते हैं? काल भैरव का मतलब है कि जो भी वो डार्क साइड का भी एक गॉड है। इज इट राइट? तो अगर आप उसको वर्शिप करोगे ना काल भैरव को, तो आपको कोई इंसान में काल नहीं, मतलब नेगेटिव नहीं दिखाई देगा, काला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप समझ गए कि ये भी कुछ गॉड का एक किरदार निभा रहा है। जैसे वो हम उनको मदिरा चढ़ाते हैं कि नहीं, अल्कोहल चढ़ाते हैं, इज इट राइट? तो वो कहते हैं देखो ये भी मुझे एक्सेप्टेड है। हम मांस चढ़ाते हैं, ये भी मुझे एक्सेप्टेड है। इसका मतलब हम गॉड को एक्सेप्टेंस में देख सकते हैं कि राधा को कृष्ण के साथ देख सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान को किसी के साथ देख नहीं सकते। तो ये हमारी बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है ना। गॉड को वननेस में देख रहे हैं, लोगों को वननेस में नहीं देख रहे। गॉड को पीते हुए देख रहे हैं कि गजानन महाराज हुक्का पी रहे, उनको देख रहे। कोई इंसान पी रहा है तो बोलते तो चर्सी है, ये तो बेवड़ा है, ऐसा बोल रहे। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनिमल, ह्यूमन, प्लैनेट्स, एवरी एंटिटीज, एवरी ऑर्गेनिज्म को, किसी को भी आपको जज नहीं पास करना है। अगर आपने ये जज पास किया, जजमेंट पास किया, तो वननेस में नहीं है। जैसे कोई बोलता है ना, ऐसे सांप जाता है ना, मुझे कैसे ही लगता है, मतलब वो सांप के साथ वननेस में नहीं हो, स्नेक के साथ नहीं हो, राइट? तो इसका मतलब कि आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि अगर उसको अवॉइड कर दिया तो आप ठीक हो गए। उसका कहीं तो ब्लॉक आपके अंदर क्रिएट हो गया है, और वो ब्लॉक कभी भी आपको ना प्रोग्रेस होने नहीं देगा। वो ब्लॉक कहीं ना कहीं आपको अटकाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको है ना मेडिकल कॉलेज में ना एक कॉन्सेप्ट समझाया था जो मैं कोई आज तक डॉक्टर नहीं समझाया। एक बीमारी है, उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस करके। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि हमारी नस में ना, वेसल्स में ना कहीं फैट डिपोजिशन होता है, फैट्स होते हैं कहीं ना कहीं। तो एज ए डॉक्टर हम बोलते हैं हाँ ठीक है, सभी के नसे में फैट होती है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो फैट कहीं से निकल के मेन आर्टरी में जाके ब्लॉक करता है और आदमी को हार्ट अटैक आता है और आदमी मर जाता है। तो कितना छोटा सा एक फैट जो 0.001 mm का था, वो आर्टरी को चिपका हुआ था, और कभी वो ब्लड में फ्लो होते होते मेन आर्टरी में जाके वो उसको ब्लॉक करता है और उसको हार्ट अटैक आता है। तो यू कैन नॉट निग्लेक्ट एनी माइन्यूट थिंग इन योर लाइफ। इज इट क्लियर? तो ये चीजें समझने जैसी है कि जितना जल्दी वो चीज, इसलिए मैंने आज डे टू डे एक्सरसाइज की बात की आपको। डे टू डे एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आप बड़े गोल चार्ट बनाएं कि मेरे को है ना 5 साल के अंदर इसके साथ वननेस में आना है, ये ऐसा बड़ा चार्ट नहीं बनाए। मुझे आज 24 आवर्स में जो हुआ, उसके नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे वननेस की प्रैक्टिस उसके साथ करनी है, केआर की प्रैक्टिस उसके साथ करनी है। माइंड से निकालना है, साइकिक सही से, सोल से निकालना है, मुझे रिग्रेशन से, और मुझे कर्म से निकालना है केआर से करके, और अल्टीमेटली मुझे वननेस में आना है। कल उसके बारे में अगर कोई बात करे ना, तो मेरी थोड़ी भी पाल्पिटेशन हिलनी नहीं चाहिए, मेरा ब्रेथ पैटर्न हिलना नहीं चाहिए, मीन्स आई एम इन वननेस। इज इट क्लियर? हम लोग भूत प्रेत के पिक्चर देखते हैं एकदम एक्साइटमेंट में, और जब वो सीन आता है तो आंख बंद करते हैं, मीन्स हम लोग एक्चुअली वननेस में नहीं है। इज इट राइट? तो कुछ भी ऐसे टेररिस्ट अटैक वाला पिक्चर देखते, साला नीच हरामी इसने ऐसे किया, मेरे सामने आया तो मैं इसको तो बीच बाजार में 4 गोली मार दूं, मतलब ऐसा थॉट आता है कि नहीं? तो वो वननेस में नहीं है, बिकॉज आप नेचर को अपना काम करने ही नहीं दे रहे हो। कुदरत, अभी जो काल चल रहा है ना, काल ये ब्लैक का काल चल रहा है। इस ब्लैक के काल में 90 to 95% वो ब्लैक रोल ही अदा करने वाले। आप कितनों को पॉइंट करोगे, कितनों को आप जज करोगे, मुझे बताओ।
आप बोलेंगे अरे ये पैसे में फंसा रहा है, ये रिश्ते में फंसा रहा है, ये डॉक्टर ने अपनी ट्रीटमेंट में फंसाया, इसने ज़्यादा पैसे ले लिए, ये एस्ट्रोलॉजर ने कुछ गलत दी, जेमस्टोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया, 50,000 रुपये ले लिया। मतलब कितनों को आप पॉइंट करोगे? आप फंसे हो, मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, उस कॉन्सेप्ट को, उस इंसान को, और उसको वननेस में नहीं लाया, तभी वो बंदे को आपने अट्रैक्ट किया है। तो वो बंदा आया है आपको ठीक करने के लिए, मतलब कोविड आया है ये बोलने के लिए कि आपका ऑरा वीक था इसलिए मैं आपके अंदर आया, आपका सैचुरेशन कम था इसलिए मैं आपके लंग्स के अंदर आया। अदरवाइज वो वायरस को क्या लेना देना था आपसे? उसको कौन सा दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है कि हाँ चलो तुम लता मंगेशकर के अंदर गए ना तो उससे बड़ा अवार्ड मैं तुम्हें दूंगा? कोई वायरस को अवार्ड देगा क्या? हाँ, तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया है, जो जिससे आप अनकंफर्टेबल हो, भगवान कोई थोड़ी उसको बड़ा कोई गिफ्ट देने वाला है करके। इज इट राइट? तो अभी जो गब्बर सिंह ने शोले का अगर रोल अदा किया, उसने अपनी सैलरी ले ली, ऐसा थोड़ी कोई उसको बड़ा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिला कि हाँ तुमने विलन का बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया। राइट? तो ये समझ लो कि आपकी वननेस की प्रैक्टिस हर चीज़ में चाहिए करके। जहाँ पे भी आप लगे मुझे यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसका मतलब वहाँ वननेस नहीं है आपको। मुझे उस भगवान के साथ अच्छा लग रहा है, दूसरे उस मंदिर में ठीक नहीं लग रहा है, वो भगवान के साथ मैं बिल्कुल मतलब भगवान के साथ भी आप वननेस में नहीं हो। मैं लोग की तो बात अलग छोड़ दो करके। बट अगर वो मंदिर में हम कुछ लोगों को जानते हैं, हाँ, उधर डेली आते हैं, हाँ, पर वो हमारे अच्छे नहीं है, पर वो मंदिर बहुत अच्छा है, हाँ, तो क्या करें? मतलब गॉड ने आपको एक टारगेट दिया है कि मैंने जो तुम्हें विद्या शक्ति दी है अब तुम अप्लाई करो उसके ऊपर। तो मैं भी अभी जब गया बांके बिहारी, मैंने देखा रश है, धक्के मार रहे हैं, वो पैसे खा रहे हैं, वो बीच में से जाने दे रहे हैं, तो मैं सबको हील करते जा रहा था, सबको हील करते आ, तो मैं समझ गया कि अल्टीमेटली भगवान जो मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं वो बोलते हैं भाई तू थोड़ा पुजारी को भी हील कर, ये दुकानदार वाले को भी हील कर। तो मैं सबको हील कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली तो क्या है, हम क्रिस्टल लेके हम अपनी हीलिंग करते हैं, इज इट राइट? लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है ये इनजस्टिस हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो फिर तो हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज आपके सामने हो रहा है। तो गॉड आपकी दृष्टि से बता रहे हैं कि भाई अब मैंने तुझे जो सिंबल सिखाया ना, डाल इसके ऊपर। ये 300 रुपये ले रहा है लाइन, ये 500 रुपये ले रहा है अंदर लेके जाने का, इज इट राइट? तो कहने का मतलब है कि अगर सही में आपको कहीं लग रहा है गलत हो रहा है, तो फिर आपको इमीडिएटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चालू करनी चाहिए, जब तक आपको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये डालो, उसके बाद वननेस वाले डालो जो अभी आपने नहीं सीखे, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वननेस में आना है, सिर्फ एक्सेप्ट करके छोड़ नहीं देना है। मैंने बोला ना, सेंटर पे आ गए उसके बाद वननेस पे आना है, इज इट राइट? आपने सेंटर पे ये दिया जलाया, यहाँ वाट को जलाया, अब ये 360 डिग्री इल्यूमिनेशन कर रहा है, ये लाइट दे रहा है, तो ये वननेस आ क्या करें? जलाया आपने सेंटर पे, राइट? लेकिन लाइट अभी 360 डिग्री पे जा रहा है। तो हमने भी कैसा ना, सिंबल्स उसके हार्ट चक्र में डाले और उसके बाद उसकी उस हरकत को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसकी सारी हरकत को एक्सेप्ट किया, मतलब 360 डिग्री आ गया। तो हम PLR भी जब रिग्रेशन करते हैं ना कोई इशू का, और हम जब उसको बताते ये इशू तेरे साथ पास्ट में हुआ था, इसके वजह से ये प्रेजेंट में हो रहा है, अब उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, तो कितने इश्यूज आप उनको दिखाओगे? इससे तो बेटर है कि एक इशू दिखाने के बाद उसको वननेस की हीलिंग कराओ, ताकि और ऐसे जितने भी इश्यूज है ना सारे हील हो गए। फिर आपको मल्टीपल सेशंस लेने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? सिंपल है, आप सपोज एक पानी लिया और पानी में आपको थोड़ा कुछ कचरा दिखाई दिया, आप वो पानी में से उतना कचरा निकाल रहे हो, अदरवाइज उस पानी को आप पूरा फिल्टर कर रहे हो, तो वो बेटर है कि नहीं? इज इट राइट? क्योंकि अभी तो आपको ऊपर एक कचरा दिखा और आपने वो हाथ से वो कचरा निकाल दिया, लेकिन इससे तो अगर आपने पूरे पानी को फिल्टर कर लिया तो दैट इज मच बेटर। तो हम क्या करते हैं ना, पूरा फिल्टर करना मतलब पूरा उसको वननेस में लेके आए, क्योंकि पीरियडिकली ना कल उसके और कुछ डार्क साइड्स दिख जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद वापस वो इंसान आपको गलत दिखेगा, वापस उसमें कुछ नेगेटिविटी दिखेगी। फिर क्या करोगे? आप बोलोगे यार उस दिन तो मैंने माफ़ कर दिया उसकी उस हरकत से, अब ये हरकत तो मैं माफ़ नहीं कर सकती, ये चीज़ तो मैं इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मतलब आप उसके साथ वननेस में आई नहीं, इज राइट? तो हम लोग है ना कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि ये चीज़ माफ़ कर दिया, वो चीज़ तो मैं नहीं कर सकती, तो उस चीज़ वापस खटकेगी, वो चीज़ वापस लूप साइकिल में आएगी, तो फ़ायदा क्या है? राइट? तो काफ़ी बार बच्चे
पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, कभी पेरेंट्स बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, कभी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ नहीं होते, बिकॉज कोई ना कोई जगह पे हम एक्चुअली वापस अटक जाते हैं। आपने देखा कि नहीं, ये लाइफ में कोई ना चीज अटक जाते हैं, और जहां अटक गए ना कि भाई ये चीज मुझे तकलीफ दे रही है, समझ लो वहीं पे आपको हीलिंग की जरूरत है, वहीं पे वननेस में आने की जरूरत है। दैट्स क्लियर कट। बिकॉज ये चीज आपके सामने आई तो पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितनी चीजें हैं, कितने लोग हैं, आपके सामने ये इंसान आए, आपके सामने ये परिस्थिति आई, मतलब उसको वननेस में आने तक वो आते ही रहेगी, वो शून्य होने तक आते ही रहेगी। तो हार्ट चक्र पे वो वननेस के साथ सिंबल डालना, हार्ट चक्र पे करुणा के सिंबल डालने, क्राउन चक्र पे वननेस के सिंबल डालने, बिकॉज क्राउन पे, हाँ क्राउन पे वननेस आना चाहिए ना, इज इट राइट ना। तो क्राउन से वननेस मतलब सारे देवी देवता, इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब एक है, ऐसा है करके। तो इसलिए जब जैनों का बड़ा प्रोसीजर होता है ना, सामायिक प्रतिक्रमण होता है ना, तो वो लोग है ना एक बर्ड व्यू देते कि सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर चीज को मैं एक समानता से मानता हूँ। मतलब ये थियोरिटिकल पार्ट हुई, थियरी हुई, लेकिन उसको वननेस में लाने के लिए ना ऐसी कोई क्रिया नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। और हम लोग ने ये जो सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो एक्चुअली थियरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए। तो अपने सर पे भी डालना और सामने वाले के सर पे भी डालना। हाँ हाँ, बिकॉज सामने वाले को भी हमको वननेस, सी वो कब आएगा वो उसकी मर्जी, सीड्स तो डाल दे उसके अंदर, है ना। अभी हमारे हाथ मुट्ठी में ना सपोज कोई सीड्स हैं और हमने अपने खेतों में ऐसे डाल दिए सीड्स, कुछ 2-4 सीड बाजू वाले के खेत में गए, तो उसमें भी तो उगेंगे कि नहीं कभी ना कभी। इसको सिर्फ वर्बलाइज करना है, बोलना है, चैंटिंग करना है। सर पे उनका विजुअलाइज करके सर को विजुअलाइज नहीं भी करोगे और वो सिंबल की चैंटिंग भी करोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज हमें ऐसा है ना कि वो सामने वाला को भी कभी ना कभी ये कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, बिकॉज आज हमको मिल गया है ना। फिर आपके पेरेंट्स है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके फ्रेंड्स है, किसी के अंदर तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि नहीं। देखो कोई भी मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है ना, वो जब बहुत अच्छा चलता है ना तो दूसरी कंपनी ना उसी की कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चला, इसके वजह से तो मैं भी है ना अपने प्रोडक्ट में ये चीज़ क्वालिटी डाल देता हूँ। तो हमें भी यही सोचना कि भगवान ने मेरे को इतनी अच्छी क्वालिटी दी, तो ये क्वालिटी और भी कोई कॉपी पेस्ट करना चाहिए, और किसी के अंदर भी डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो जब डुप्लीकेशन होगा तो डेफिनेटली वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे इनके पेरेंट्स ने कैसे पहले दिन बोला कि इनके वजह से हमने परिक्रमा की, इज इट राइट, क्योंकि ये कृष्णा की भक्त है, वो तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो कैसा होता है ना, देखो इन्होंने वो सीड्स उनके अंदर आज डाली तो उनको ग्रैटिट्यूड क्रिएट हुआ, इज इट राइट। देखो एक्चुअली हमको एक दूसरे के अंदर पॉजिटिव के सीड्स डालने और कुछ काम नहीं करना है। फिर वो सिंबल्स के जरिए डालो, कोई एफर्मेशन के डालो, कोई मैसेजेस के अच्छे डालो, जो भी डालना है, कुछ एक चीज़ डालना पड़ेगा आपको। जैसे मैं सुबह देखता हूँ कि मेरे को 200 मैसेजेस आते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, उस 200 में से मैं कुछ 10, 15, 5 सिलेक्ट करता हूँ और वही फॉरवर्ड करता हूँ, सब नहीं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ मुझे पता है ये तो बहुत कॉमन मैसेजेस है। और मैं उन ग्रुप में डालता हूँ जहाँ इंट्यूशनली लगता है कि इस ग्रुप में ये 4 लोगों को ज़रूरत है, और एग्जैक्टली वही 4 लोग उसको देखते हैं। दूसरे भले देख भी लेना तो भी वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वो 4 आदमी को क्लिक होगा, लगता है आज ये मेरे लिए मैसेज है। सो ये भी तो एक वननेस का कॉन्सेप्ट है ना, कि रोज आप किसी ना किसी के अंदर एक पॉजिटिव सीड्स डाल रहे हो। भले आप डिप्रेशन से जा रहे हो, आप एंजाइटी में जा रहे हो, आप मनी स्ट्रेस में चल रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी के अंदर अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट डाल रहे हो, किसी के अंदर वेल विश के डाल रहे हो, किसी के अंदर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट डाल रहे हो, तो कितनी अच्छी बात है। हम भले दुखी हैं लेकिन हम लोगों के जीवन में सुख लाते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे भगवान तू मुझे सब दे देगा ना, अच्छा अच्छा फिर ही मैं किसी को अच्छा अच्छा वो करूँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं खाना खाने बैठ गया और मेरी थाली में 4 चपाती है और कोई आके बोलेगा यार एक दे, मैं बोलूँगा नहीं पहले मैं खा लूँ 4, अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं इसमें बाद में तुझे दूंगा। इज इट क्लियर? सो आप अभी क्या करो ना, अपना एक लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीज़ में एक्चुअली आपको वननेस लाना है। आप नो यस या फोर साइटेडनेस नहीं है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस कहीं कम है, कहीं ना कहीं हम अलर्ट नहीं हैं, हम बह जाते हैं, क्योंकि हमारा पीछे का सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड ओवरटेक करता है और कॉन्शियस माइंड उसको देख नहीं पा रहा है।
इज इट राइट? अभी इसमें भी रेयर कैमरा और ये है कि नहीं? अब एक कैमरा चालू है तो दूसरा कैमरा तो चालू नहीं रहेगा। इज इट राइट? अब आपको पता है सेल्फी के लिए आपको फ्रंट कैमरा चाहिए, राइट? तो ये जब आप सिंबल वननेस के डालोगे ना तो आपको पता चलेगा अब मुझे कैसे जूम करना है, कितनी इंटेंसिटी से उसके अंदर जाना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये क्वालिटी हर इंसान के अंदर चाहिए। तो विजन के आगे एक विजडम आता है। तो जब आप वननेस के सिंबल की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका विजन इतना है लेकिन आपका विजडम 360 डिग्री है। तो विजन भले कम रहेगा, विजडम 360 डिग्री होना चाहिए। तो विजडम का मतलब क्या है कि आप डिवाइन माइंड से चल रहे हो, वो विजडम बोला जाता है। कि कृष्ण का माइंड विजडम का था, समझ में कि नहीं? या महावीर का या बुद्धा का विजडम का माइंड था। तो उनके माइंड से अगर हम चलेंगे कि अगर वो रहते तो क्या करते, तो आप सोचते हैं वो तो ऐसे रिएक्ट नहीं करते, वो तो ऐसे गाली नहीं देते, तो बात खत्म हो गई। आपका माइंड बहुत लिमिटेडली चल रहा है, आपका माइंड इतना ही देख रहा है, लेकिन उसका माइंड तो 360 डिग्री देख रहा है। तो आप इतना तो कर सकते हो कि या तो आप सिंबल्स डालो और या तो ये सोचो कि इस टाइम पे वो रहते तो क्या करते। और एक क्लियर कट बात है यहाँ पे कि जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेना है वहाँ पे अवेयरनेस तो गायब होने ही वाली है, उसको गिल्ट में लाओ ही मत। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं जब फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, मेरे रूम में 365 डेज अल्कोहल, स्मोकिंग एंड इवन प्रोस्टिट्यूट्स भी आते थे मेरे रूम में। मेरे रूम पार्टनर थे, उनको तो एक आदत सी लग गई थी ये तीनों चीज़ की। तो वो मुझे क्या करते थे, शायद काम कर तू जरा पिक्चर देख के आ। तो इस चक्कर में मैंने कितनी बार बाजीगर देखा, रोज़ा जाके देख के आया, क्योंकि रूम एक ही था। तो मैं उनको बोलता भी नहीं था तो ये तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, जो करना है करो, मुझे तो अच्छा है, चलो इस बहाने मुझे कहीं बाहर जाने को मिल गया। इज इट राइट? तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि अगर आप उसको बुरा बोलोगे तो वो सिचुएशन बार बार अट्रैक्ट होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऊपर वाला भी बार बार टेस्ट करेगा आपके लिए कि अभी आप इस चीज़ को कैसे ले रहे हो। और मेरे को 5.5 साल की मेडिकल कॉलेज में कभी किसी एक स्टूडेंट ने भी नहीं बोला अरे शाह तू भी ज़रा स्मोक करके देख, तू भी ड्रिंक करके देख, तू भी ये प्रोस्टिट्यूट को ट्राई कर। कभी किसी ने नहीं बोला, क्योंकि मेरे माइंड में उनके लिए कोई नेगेटिव था ही नहीं। भले मैं स्पिरिचुअल नहीं था तभी, मैं इस सिस्टम में भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा वो लोग कर रहे तो वो उनका कुछ रहेगा, मुझे क्या करना है। इज इट राइट? मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मेरे कॉलेज के वहीं एक थिएटर था, मैं जाके बार बार पिक्चर देख लेता था, या एक गार्डन था वहाँ चले जाता था, या मेरे कुछ जूनियर फ्रेंड्स थे जिनके घर आजू बाजू रहते, मैं जूनियर फ्रेंड्स के घर पे जाके बैठ जाता था। तो मेरा ऐसे हुआ ना, उस टाइम पे तो मेरे ही एज के बच्चे थे ना, मैं यही कह रहा हूँ, मेरे ही क्लासमेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा करके, या तो मैं, मेरे बड़े भाई अमरावती में थे तो मैं वहाँ चले जाता था कि भाई अभी थोड़ा लॉन्ग वैकेशन है, चलो भाई के वहाँ जाओ। तो मुझे पहले लगता था मेरा भाई मुझे पढ़ाएगा, वो हाईली इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको कभी किसको पढ़ाने की आदत नहीं थी, तो मैं ऐसे ही रह लेता था। मैं बोला चलो कुछ नहीं, कम से कम फ्रेंड्स से तो अच्छा है भाई के साथ रहने के लिए। इज इट राइट? यू हैव टू फाइंड द वे आउट। अभी तो आपके पास हीलिंग है, उस टाइम पे मेरे पास अगर ये सिंबल्स होते या हीलिंग होती तो शायद मैं वो करता। सिंपल है ना, राइट? बिकॉज उनका, मैंने कहा ना, उनका डाउनफॉल है या उनका सिलेक्शन है, उनकी चॉइस है या उनका कर्मा है, XYZ। वी आर लीस्ट टू बॉदर्ड अबाउट इट, सीधी सी बात है करके। और वो सब जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाले। बिकॉज किसी भी युग में अगर आप देखो, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो उस टाइम पे भी कोई ना कोई उस टाइप के लोग थे ही। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि ये कलयुग में ऐसे, इधर परसेंटेज बढ़ गया है, लेकिन चीज़ें तो पहले भी ऐसी थी करके, ऐसा नहीं थी करके। बट डजंट मैटर, मतलब वो ब्रिटिश के ज़माने में जहाँ 150 साल राज कर रहे थे, तभी भी लोग ये सब चीज़ें करते थे, तो फिर तभी भी तो इंडियंस थे कि नहीं। लेकिन इसलिए हमें ना कोई रिलीजन, कल्चर, संस्कारों में रखा जाता है कि आप उसके एडिक्टेड ना हो, वो भले हो। तो या तो आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एक डिसिप्लिन में रहो, और या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके डोंट गेट अफेक्टेड। बिकॉज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आप बोलोगे ये गलत कर रहा है, मैं सही कर रही हूँ, इसका मतलब आपके अंदर गलत और सही का अलग अलग डेफिनेशन है, आप वननेस में नहीं हो। ईगो ही होता है ना। मुझे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, पता है कि सर मैं बहुत प्योर हूँ, मेरे जितना प्योर कोई नहीं। कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, ये मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे बिल्कुल गलत बर्दाश्त नहीं होता है। अब गलत और सही तो ये उनके अंदर का डेफिनेशन है, इज इट राइट?
मतलब कोई ऑटो वाला 5 रुपया ज़्यादा मांगता है ना, वो आधा घंटा उसके साथ झगड़ा करते हैं। मैं बोला क्यों किया, मुझे गलत सन नहीं होता है। अब वो आधे घंटे में तो तुम घर पे जाके पूरे चक्र ध्यान कर सकते थे, क्यों वेस्ट किया? इज इट राइट? तुम भजन कीर्तन कर सकते थे, तुम सो सकते थे, तुम मेडिटेशन कुछ भी कर सकते थे। लेकिन एक माइंड में होता है ना कि भाई मैं प्योर हूँ और मुझे लड़ना है, मुझे जस्टिस चाहिए, तो ये भी एक ईगो है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो मुझे मेरे वो फ्रेंड्स कभी बुरे नहीं लगे, तो आज तक मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप बनी रही। अदरवाइज मैं सोचा यार ऐसे तो दूर ही रहो, माँ बाप ने बोला है जब बुरे लोग रहते तो दूर रखना। तो मुझे लगा बुरा कौन है, कौन सा, ये तो अपना अपना कुछ ना कुछ कर रहे करके। तो मुझे ना ऐसे नॉर्मल एक्टिविटी लगी, जैसे एक बच्चा के साथ खिलौने के साथ खेलता है, तो मुझे लगे मेरे फ्रेंड्स भी है ना सिगरेट के साथ खेल रहे या अल्कोहल के साथ खेल रहे, फिर वो उल्टियाँ करते थे, गिर भी जाते थे, फिर उनको रात को उठाता था, बेड पे लेके जाता था, उल्टी साफ करता था। मेरे लिए तो रूटीन ही काम हो गया था ऐसा है करके। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैं बिकॉज इवॉल्व पैदा हुआ, मैं बहुत मैच्योर्ड पैदा हुआ, तो शायद मैंने रिएक्शन कभी नहीं किया। इज राइट? तो आपको भी ये समझना है कि मुझे अपने आप को ज़्यादा मैच्योर्ड करना है। अगर मुझे ये चीज़ तकलीफ दे रही है, मीन्स आई एम लिटिल बिट इमैच्योर्ड। मैं उनके जैसे एडिक्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इमैच्योर्ड हूँ। इमैच्योर्ड हूँ, इवोल्यूशन कम है, इसलिए मैं अट्रैक्ट भी कर रही हूँ और मैं अफेक्ट भी हो रही हूँ। वैसे रह रहे, क्योंकि भगवान ने उसको भी ऐसे ही बनाया, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इसलिए तो शिवलिंग के ऊपर स्नेक रहता है। हम स्नेक से डरते, शिवा कहते हैं जब मैं डरता नहीं तो तुम क्यों डरते हो। गणेश ने चूहे को रखा, तो गणेश कहता है भाई मैं भी चूहे को साथ में रख सकता हूँ, तो तुम चूहे से क्यों भाग रहे हो। मतलब हर गॉड ने बताया कि मैं कोई ना कोई एनिमल के साथ रहता हूँ, तो तुम्हें एनिमल का फियर क्यों है। सी मतलब ये कितना एक अच्छा मैसेज हर गॉड हमें दे रहा है। इज इट राइट? तो कभी ऐसे अंदर है ना ऐसे डिफरेंशिएशन रखना ही नहीं, बिकॉज फिर क्या है, आपके कुछ सेल्स बहुत पॉजिटिव है, कुछ सेल्स बहुत नेगेटिव है, और जहाँ नेगेटिव चीज़ है ना वहाँ पे आपके कंडक्शन स्लो होंगे और कहीं ना कहीं वहीं आपकी बीमारियाँ होंगी। बिकॉज सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क। अभी कोई आदमी स्मोक कर रहा है, आप बोलते मुझे बहुत तकलीफ होती है वो आदमी स्मोक कर रहा है, ऐसे आप बोलोगे, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बुरी चीज़ है, तभी आपको अफेक्ट कर रही है ना। वो हम ऐसा सोचते हैं ना, अगर हम ऐसे सोचें कि ये सिगरेट पीने वाला है, मैं इसके बाद 5 मतलब उसने 3 मिनट सिगरेट पी फॉर एग्जांपल आपके सामने, आप 5 मिनट प्राणायाम कर लो तो 2 मिनट का फ़ायदा हो गया कि नहीं। कितना सिंपल है। तो मैं यही करता था। मेरा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल चेन स्मोकर था, तो और मुझे उसके साथ क्लिनिक पे 4-4 घंटे बैठना पड़ता था। फिर मैं सुबह सुबह कुछ ना कुछ ऐसे ब्रेथिंग एक्सरसाइज गार्डन में चले आता, मैं सुबह मैंने कार्बन निकाल दिया, तो वो मेरी एक रूटीन हो गई थी। तो देखो मेरा फ़ायदा हो गया। मुझे पता है मेरा प्रिंसिपल को मैं थोड़ी बोल सकता हूँ तुम स्मोक मत करो करके, और वो मुझे बोलता था जाके फ़िश लेके। अभी मैं जैन पर्सन हूँ और मेरे से मच्छी खरीदवाता था रोज़, तो मैं रोज़ लेके आता था, बिकॉज मुझे लगा था शायद ये मेरा काम है और मुझे दिया है तो मुझे करना ही है। फिर मैं आओ नहीं करूँगा, अरे मैं मच्छी को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं ये ऐसा नहीं करूँगा। फिर रोज़ मुझे अल्कोहल की बॉटल लेने के लिए बोलता था कि ये बॉटल लेके आ, मैं जाके लेके आता था। फिर उसकी जो भी आदतें मैं फुलफ़िल करता था, आप बिलीव नहीं करोगे, उस डॉक्टर ने मुझे मैक्सिमम अपना सारा ज्ञान दे दिया। और पूरी मेरी मेडिकल कॉलेज जलसी थी कि ये शाह के पीछे तो ये प्रिंसिपल पागल है, हर चीज़ इसको ही दे रहा है, क्योंकि मैंने उनकी हर हरकत को ना बहुत पॉजिटिवली लिया। अभी बहुत साल के बाद ना 25 साल के बाद अभी जब मैं उनको मिलने गया तो उनको ना ब्रेन हेमरेज हो गया। तो मैंने उनको बोला कि सर आपको देखो ये ब्रेन हेमरेज हुआ क्योंकि आपने इतना स्ट्रेस लिया, इतना आपने स्मोक किया, लेकिन आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि आपके वजह से देखो मैं कितना अच्छा डॉक्टर बना। तो ही वॉज हैप्पी कि चलो कोई तो आके मेरे को पॉजिटिव बोल के गया। समझ में कि नहीं। मैंने बोला मैं आपकी हीलिंग करूंगा, मैं आपकी साइकिक सर्जरी करूंगा। वो बोले तू जो भी करना है कर, तूने जो भी सीखा है। तो मैंने एक्चुअली उनके लिए किया। फिर जब 5 साल के बाद जब वापस उनको मिलने गया तो बोले बेटा मैं बहुत अच्छा हूँ करके। तो मुझे फील हुआ कि चलो मैं कुछ तो अपने प्रिंसिपल को दे पाया कि नहीं। उनके ज्ञान मुझे काम में आए और उनकी ब्लेसिंग से जो हीलिंग सीखा वो मैंने उनके लिए लगाई। सो दिस इज हाउ यूनिवर्स वांट्स यू टू अप्लाई समवेयर। और अगर आपका ये एप्लीकेशन नहीं होगा ना तो आपका यहाँ पे सीखना बेकार है। You apply on your parents, you apply on your teacher, you apply on your friends, you apply on your neighbor, you apply for the nation, you apply for the country, you apply for the internationally। हर इस चीज़ के लिए अप्लाई करो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरत है। गर्मी बहुत है तो अप्लाई करो, बर्ड्स को पानी नहीं मिल रहा है तो अप्लाई करो। मतलब वो वननेस का अप्लीकेशन चाहिए आपको।
ये सिर्फ थियोरिटिकल आपके माइंड में पेपर पे सिर्फ नहीं चाहिए, लाइफ में उतारना चाहिए आपको, नहीं तो ये वेस्ट है आपका ये 5 डेज। मतलब क्या था, अब राधा कृष्ण दोनों वननेस में थे इसलिए हमने उनको आइकॉनिक बना दिया। अगर वो वननेस में नहीं रहते तो कितने साल तक लोग उनको मानते, कुछ साल तक, उसके बाद तो वो लुप्त हो जाते, उनको कोई याद भी नहीं रखता। इज इट राइट? तो मैं यही चाहता हूँ कि नाउ यू बी द नेक्स्ट आइकॉनिक ऑफ देम, बिकॉज इस नगरी में आके अगर आपने वननेस सीखा है, इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि मेरा वननेस के पार्टिकल्स आपके अंदर जाने चाहिए, राइट? तो वो आपके अंदर उतरेंगे और आप अप्लाई करोगे तो उसका फ़ायदा होगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब आप सोचो दुबई जैसे कंट्री में जहाँ सब कंट्री के लोगों को अलाउड है, तो वो भी कंट्री वननेस में है कि नहीं? सारे लोग आते हैं वहाँ बिजनेस करते हैं, सारे लोग आके कंस्ट्रक्शंस करते हैं, स्कूल खोल के रखे, कॉलेज खोल के रखा है, बिजनेस मार्केट खोल के रखा है, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म है। ऋषिकेश में वो परमार्थ आरती होती है, वो वननेस में सबको आने देते वो लोग, किसी को रोक टोक नहीं करते, वो वननेस में है। तो जहाँ जहाँ पे आप देखोगे ना, जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पे सारे मल्टी वर्सेटाइल है, मतलब वो वननेस का एक आइकॉनिक प्लेस है। तो हमें भी ये सोचना है कि जहाँ हम भी रहे ना, वहाँ सब लोग इंजॉय करें, दैट इज़ वननेस। हम कहीं पे रहे और कहीं कोई इंजॉय नहीं करे, वो परेशान हो, मतलब वो वननेस नहीं है। हमारे ऑरा में कोई इरिटेट हो, मतलब हम वननेस में नहीं है, या उसके ऑरा में हम इरिटेट हो तो भी हम वननेस में नहीं है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? राइट? तो अभी आप क्या करो ना, मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ, 5 मिनट्स में आप लिस्ट लिख दो कि जो चीज़ आपको वननेस में लानी है करके, वेरी सिंसियरली लिख दो, और ये आपका परमानेंट होमवर्क होगा। ओके, सो यू स्टार्ट राइटिंग। या नहीं, मैं इसको समझा रहा हूँ। एक बंदा है ना, वो जो उसके सेंसेस एक्टिवेटेड हैं, उसको समझ में आएगा ये मीठा है, खट्टा है, ये फीका है, ये समझ में आएगा, बिटर है, सॉर है। और एक बंदा जो वननेस में है ना, उसको कोई सेंसेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसको भी इंजॉय कर रहा है, भले हमको नहीं लगता है। जैसे अभी आप गाय को कुछ भी दो, वो कुछ भी खा लेगी, बिकॉज वो वननेस है। वो ही नहीं बोलेगी यार ये घास दिया ना, इसमें थोड़ी शक्कर कम है, ये चावल दिया ना, इसमें नमक कम है, कभी गाय बोलेगी? क्योंकि गाय वननेस में। इज इट राइट? हम लोग है ना टेस्ट के आदी हैं कि इसमें थोड़ा और नमक चाहिए था, इसमें थोड़ी और मिर्ची चाहिए थी, इसमें थोड़ी और शक्कर चाहिए थी। तो बिकॉज हम वननेस में नहीं है, हम सेंसेस में, ब्रेन के 5 सेंसेस में। तो हम लोग है ना सेंस के बाद ना हम लॉजिक यूज़ करते कि मैं इसमें शक्कर डालूँ। तो एनिमल को अगर सेंस होता भी है ना, तो उसको लॉजिक नहीं है कि मैं कहीं बाहर से शक्कर लेके इसमें डाल के खाऊं। आप उसको शीरा दो जिसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, फीका है, तो भी खा लेगा वो शीरा। और हम ह्यूमन माइंड का एक लॉजिक माइंड क्या है कि चलो वापस एक बार उसको गर्म करें, थोड़ा शक्कर डाल के फिर खाएं। इज इट राइट? सो जो आदमी वननेस में रहेगा ना, उसके अंदर कोई भेदभाव ही नहीं है, और सारे एनिमल्स ऐसे ही है, उनको कोई भेदभाव नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग ही है बिकॉज हमको ब्रेन भी दिया, माइंड भी दिया। अगर हमको माइंड नहीं दिया रहता, जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, उनको ब्रेन है, उनको माइंड नहीं है, उनको सेंस होता है लेकिन उनको लॉजिक नहीं है, तो फिर वो कुछ भी खा लेते हैं। इज इट राइट? सो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ वननेस, कि आप एक बार आ जाओगे ना, आपको कोई भी चीज़ ऐसा अच्छा बुरा ये ऐसा नहीं लगेगा करके, और कोई चीज़ से आपको ज़्यादा लगाव भी नहीं रहेगा, और कोई चीज़ का एवर्शन भी नहीं रहेगा आपको। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है? ओके, चलो थैंक। केदारनाथ जैसी जगह पे भी 12 घंटा ऊपर चढ़ते, वहाँ पे भी जाके कुछ मांगते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भगवान थैंक यू तुमने दर्शन दिए, यही बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। वहाँ जाके बोलेंगे बस मेरा अभी अगला जॉब बहुत अच्छा मिल जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर हम रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यही इनका जो क्वेश्चन है कि लोग रिजल्ट नहीं मिलेगा तो छोड़ेंगे, और कुछ लोग सोचेंगे रिजल्ट मिल गया अब मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ। जिनको छोड़ना है ना, वो दोनों तरीके से लोग तैयारी रहते हैं करके। फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं है, फाइनल रिजल्ट इज वेरिएशन। स्पिरिचुअलिटी में रिजल्ट कुछ नहीं होता है। मतलब अभी आप बॉम्बे से वृंदावन आए, इज इट राइट? वृंदावन से आपको क्या प्रॉफिट लॉस होगा? यहाँ से अगर आप वापस अपने घर पे जाते हो, या आप शिरडी जाते हो, या ऋषिकेश जाते हो, तो क्या आप बोलोगे कि मुझे इधर ये फ़ायदा हुआ, उधर मुझे ये लॉस हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ का कुछ नया मंदिर मिला, नए लोग मिले, नया सीखने को मिला, बस यू हैव टू जंप इनटू समथिंग न्यू।
दिस इज द थिंग, व्हेन यू डू समथिंग न्यू यू आर कनेक्टेड विद द गॉड। मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। नया ज्ञान मिला मतलब नए गॉड के साथ कनेक्ट हुए, नई लाइट मिली, नई एनर्जी मिली, नए गॉड के साथ कनेक्टेड है। आप गुरुद्वारा गए, एक नई लाइट की फॉर्म मिली, आप चर्च गए, एक नई लाइट की फॉर्म मिली, तो वो एक नया कनेक्शन, ये प्रॉफिट है। बाकी कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है यहाँ पे। बिकॉज आप सोचोगे कि हाँ मेरा ये आने के बाद ना मैं ये 10,000 का खरीद पाया, तो ये कौन सा बड़ा अचीवमेंट हुआ, ये कौन सा पूरा लाइफ आपके साथ चलने वाला है? कोई भी तो चीज़ चलने नहीं वाली है। मुझे कुछ नया जानने को मिला, नया समझने को मिला, मुझे नए लोग मिले, वो मेरे लिए प्रॉफिट है। तो पहले तो वो प्रॉफिट लॉस का ना फंडा चेंज करो यहाँ पे, तो ये करोगे तो फिर बहुत मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास पुराने कैमरे रहते तो हम तब फोटो नहीं खींचते थे 2 मेगापिक्सल के, तभी भी खींच के हम खुश होते थे, तभी भी उसको हम डीपी पे रखते थे और ये करते थे। ये तो अब नया आया और हम उसके नया मेगापिक्सल का फोटो ले रहे हैं। तो आज से 10 साल के बाद हम बोलेंगे ये 15 प्रो मैक्स इतना हल्का कैमरा, अरे यार अभी तो 300 मेगापिक्सल वाला आ गया, तभी तो 68 मेगापिक्सल का यूज़ किया। तो कुछ नया किया, दैट इज अचीवेबल, दैट्स द मेन साइड। इसलिए मैं कहता हूँ पुराने सोच, पुरानी लाइफस्टाइल, पुराने मतलब बिलीफ, पुराने परसेप्शन के साथ मत रहो, दैट इज द लॉस। कुछ नया आया, दैट इज प्रॉफिट, राइट, दैट्स द मेन थिंग। तो आप ये जो भी प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे ना, 24 आवर्स का क्लियरेंस करोगे तो कुछ नए डायमेंशन में जाओगे, आप उसी चीज़ को अच्छे से और इंजॉय करोगे। तो ये डिफरेंस आ गया कि नहीं? मतलब जब भी आप सुबह उठ के चाय पियोगे तो पहले ऐसे पीते थे कि चलो भगवान आज तूने मुझे चाय दे दी करके, अब वननेस में आने के बाद बोलोगे भगवान मैं प्रे करता हूँ ना सबको चाय मिल जाए, सारे भूखों को, जो भी जिसको भी। अब ये देखो, ये चीज़ चाय तो उतनी थी जो पहले आप पी रहे थे, अब चाय के लिए भी एक सोच बदल गई आपकी। ये डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं? अब आप सबके लिए प्रे कर रहे हो। पहले क्या प्रे करते थे? भगवान आज मुझे दी, बस मैं प्रे करता हूँ कि कल भी मुझे इस टेबल पे मिले, मतलब मैं जिंदा भी रहूँ और मुझे चाय भी मिले। अब आप ऐसे प्रे करोगे कि इस दुनिया में सबको मिले जो भी वो चाहे। तो दिस इज अ वननेस प्रेयर। अब ये आप सेल्फ के साथ नहीं रहे, आप सेल्फलेस रहे, सेल्फिश नहीं रहे, दैट इज वननेस। कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि नहीं? कहाँ पे आप सेल्फिश थे कि आप अपने लिए मांग रहे थे, अब आप सेल्फलेस हो गए, आप सबके लिए मांग रहे हो, दैट्स द डिफरेंस। मैं बहुत साल पहले ना गगनगिरी महाराज करके हैं खापोली में, उधर गया था, और जब मैं उनको पहली बार मिलने गया ना तो उनको, उनके दोनों पैर नहीं है, तो उनको उनके असिस्टेंट ने पानी में से निकाला और झूले पे बिठा दिया। जैसे झूले पे बिठाया उन्होंने मुझे देखा तो बोलता है हाँ उदय तू आ गया। मैं तो शॉक्ड रह गया, मेरे को नाम से बुलाया उन्होंने, जबकि मैं पहली बार गया। उसके बाद मुझे बोला कि तू छाया पे काम करता है, आभा मंडल पे काम करता है, नेचर पे काम करता है। मैंने बोला हाँ गुरुजी। बोलता है ये अच्छा है, तू इसी पे काम करना। मतलब कुछ भी उनको पता नहीं था और उन्होंने मेरे बारे में इतना बताया। फिर उन्होंने मुझे बताया तुमको अभी है ना बहुत जल्दी अमेरिका जाना पड़ेगा, और मेरा कोई सोच भी नहीं था अमेरिका जाने का। मैंने कहा चलो गुरुजी आपका ब्लेसिंग रहेगा तो मैं चले जाऊँगा करके। फिर वो जो उनका जो भक्त था ना जिसने निकाला, वो काश्मीरी इंसान था। मैंने उसको बाद में जाके पूछा कि आपको मिलता क्या है, मतलब पूरा टाइम इनको पानी में से निकाल के इधर रखते हो, फिर इसको पानी में डालते हो, आपको क्या? बोलते हैं मैं मिलने के लिए कुछ नहीं करता, बस मुझे खुशी मिलती है कि मैं कुछ तो ऐसे बंदे का सेवा कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया का सेवा कर रहे हैं। इज इट राइट? और आज मैं 15-20 साल के बाद भी वो बंदे को देखता हूँ तो वो बंदा उधर ही है, उसको कोई अचीवमेंट नहीं है। एंड ही वॉज अ डॉक्टर पर्सन, मेडिकल पर्सन था वो। उसने कश्मीर में पूरी अपनी फैमिली को छोड़ के सिर्फ ये स्वामी जी को पानी में डालना और पानी में से निकालना, बस एक ही काम करता है। और पिछले 10 साल से वो स्वामी जी इज नो मोर, उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी है। अब वो वहाँ पे ना उस झूले पे उनकी फ्रेम रखता है और लोगों को आरती करवाता है, लोगों को ब्लेसिंग दिलवाता है। मतलब उसके लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। मतलब कुछ भी नहीं है उसकी लाइफ में, कोई मोटो ही नहीं है, और वो वननेस में है, वो अबेंडेंस में है। दैट्स द मेन थिंग। अगर वो कोई छोटी चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन मांगता तो उसके बाद तो वो भाग जाता, बोलते अब तो गुरुजी नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ रह के। ऐसे मैं कह रहा हूँ, राइट? ओके, सो कंटिन्यू 5-10 मिनट्स, फिर उसके बाद हम करेंगे। हाँ